इधर भारत ने जैसे ही G20 की बैठक श्रीनगर में कराने का फैसला किया, पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया। भारत ने ऐलान किया कि टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगी। और ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो उसकी नींद ही उड़ गई, क्योंकि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में तो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस कश्मीर का नाम लेकर वो दुनिया के सामने रोता है, उस कश्मीर की खुशहाली अब दुनिया के 20 ताकतवर देश वहीं बैठकर देखेंगे। और श्रीनगर की बैठक से ही पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि दशकों से वो कश्मीर के नाम पर झूठ का पुलिंदा गढ़ता रहा है। वहाँ के नेता कश्मीर के नाम पर ही अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के मुंह पर भी ताला लग जाएगा, क्योंकि श्रीनगर में टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है और ये बैठक वहां 22 से 24 मई तक चलेगी। यानी श्रीनगर में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे। G20 में शामिल ये वो बड़ी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। इसी वजह से जैसे ही भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी होगी, पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत श्रीनगर में पर्यटन पर होने वाली G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का विरोध शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भी साफ है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन और शांति है। वहां सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। विकास की नई योजनाओं से जम्मू और कश्मीर की तस्वीर बदलने का काम जारी है। बताया गया कि G20 की बैठक के लिए श्रीनगर में भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। और वहां हुई बैठक के बाद पाकिस्तान की पोल खुलनी तय है, क्योंकि ऐसा होने के बाद पूरी दुनिया ये समझ जाएगी कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। और इसीलिए पाकिस्तान श्रीनगर में बैठक की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चीन, तुर्की और सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया था। ये तीनों देश G20 का हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसी वजह से उसने श्रीनगर में G20 की बैठक रोकने के लिए इनका सहारा लिया। लेकिन तुर्की और सऊदी अरब ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी, जबकि चीन को भारत ने अपने मास्टर स्ट्रोक से पहले ही चित कर दिया। पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक करके भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया, जिससे तिलमिलाया चीन उस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक चीन श्रीनगर की बैठक से भी दूरी बना सकता है, लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया कि उसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जवाब देना आता है। असल में G20 की अध्यक्षता मिलते ही भारत ने यह तय किया था कि देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठकें आयोजित होंगी, और उसे ऐसा करने से चीन हो या फिर पाकिस्तान कोई रोक नहीं सकता। उधर अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन DC में निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन तभी उनसे भारत में मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमलों की खबरों पर सवाल पूछ लिया गया, जिसका निर्मला सीतारामन ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों को भारत के खिलाफ झूठा प्रचार बता दिया। वित्त मंत्री ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात की तुलना पाकिस्तान से की, जहां आजादी के बाद से हिंदू समुदाय की आबादी लगातार गिर रही है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में इजाफा होने का दावा किया गया। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड द पॉपुलेशन इज ओनली ग्रोइंग इन नंबर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोल रही थी, जिसे अमेरिका का थिंक टैंक माना जाता है। इधर TMC के राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि एक रोज पहले ही चुनाव आयोग ने TMC से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। और अब राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरो ने TMC छोड़ दी। मतलब 2 दिनों के अंदर ममता बनर्जी को 2 बड़े झटके लगे। बताया जा रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके लुइजिनो फलेरो से ममता बनर्जी के रिश्ते काफी वक्त से ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना ली थी, जिसे लेकर उनके और ममता बनर्जी के बीच में तनाव था। इस बीच चेचन कमांडर कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने जापोरिजिया की तरफ बढ़ रही यूक्रेन की सेना की एक बड़ी टुकड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूसी सेना का कब्जा है और यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट भी है, जहां रूसी सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा जमा लिया था। और यूक्रेन करीब 10 महीनों से ज्यादा वक्त से प्लांट को वापस पाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसकी सेना जब भी जापोरिजिया के आसपास पहुंचती है, उस पर भीषण हमला शुरू हो जाता है, क्योंकि जापोरिजिया को कंट्रोल में रखने के लिए वहां रूसी सेना के साथ साथ कादिरोव के चेचन लड़ाके भी मौजूद हैं, और उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन की कोशिशों पर पानी फेर दिया। कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कादिरोव के मुताबिक यूक्रेन ने जापोरिजिया हमले के लिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना जैसे ही जापोरिजिया के बाहरी इलाके में पहुंची, चेचन लड़ाकों को इसकी खबर लग गई। इसके बाद कादिरोव के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की फौज पर धावा बोल दिया और चेचन लड़ाके ड्रोन की मदद से वहां बमों की बारिश करने लगे। कादिरोव के लड़ाकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के जवानों पर हमला बोलते दिखाई दिए। उन्होंने ड्रोन की मदद से उस इलाके में बम बरसाए जहां से ज़ेलेंस्की के जवान आगे बढ़ रहे थे।
कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों के हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए। साथ ही यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं, जबकि यूक्रेन के कई सैनिक भी इस हमले में मारे गए। इसके साथ ही कादिरोव ने ये चेतावनी भी दे दी कि डॉनबास, जापोरिजिया और खैरसोन में उनके लड़ाके ज़ेलेंस्की की फौज को मिटा देंगे। यानी आने वाले दिनों में कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले बोलेंगे। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बस पलटकर नदी में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बस में 60 लोग मौजूद थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में घायल हुए 25 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर भगोड़े अमृतपाल के सबसे बड़े राजदार पप्पल प्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। एक रोज पहले पुलिस की टीम ने एक ऑपरेशन चलाकर उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया था और अब पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि अगर उसे पंजाब की जेल में रखा गया तो राज्य का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया और वहीं उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि पप्पल प्रीत का कहना है कि वो कई दिनों से अमृतपाल के संपर्क में नहीं था। 28 की रात को हम अलग अलग हो गए, उसके बाद बात नहीं हुई। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है, लेकिन पंजाब पुलिस उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उसके चाचा हरजीत सिंह, दलजीत कलसी और गोरखा बाबा समेत 8 आरोपियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है। वहीं रूस के पूर्वी छोर पर एक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान पर आफत आ गई। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में राख फैल गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। राख का एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देने लगा, बिल्कुल ऐसा बादल जैसे कोई बवंडर उठ रहा हो। ये ज्वालामुखी से निकली हुई राख थी जो आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का दावा किया गया। इतनी राख कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मचते ही वहां का एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया, यानी विमानों के लिए वहां की एयर स्पेस बंद कर दी गई। ये घटना रूस के पूर्वी छोर पर बसे कमचातका प्रांत में हुई। कमचातका की सारी सरकारी एजेंसियां इस ज्वालामुखी के फटने की खबर के साथ ही एक्शन में आ गईं, क्योंकि जिस ज्वालामुखी के फटने की खबर आई वो हमेशा सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है। अब तक ये ज्वालामुखी 60 बार फट चुका है, इसीलिए करीब 1 लाख किलोमीटर के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में कैद हो गए। जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ वो करीब 10,000 साल पुराना बताया जाता है, जिसका नाम है शिव्युच। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2007 में फटा था। उस वक्त बहुत बड़ा इलाका राख से ढक गया था और इस बार भी शहर में कई इंच मोटी राख की परत बिछ गई। बड़ी बड़ी गाड़ियों को राख हटाने के काम पर लगाया गया। पूरे शहर का रंग काला दिखने लगा। सरकारी एजेंसियों ने हालात काबू में आने तक लोगों को घर में ही रहने का आदेश दिया है, जबकि सारे स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया जा चुका है। उधर शुरुआत से कोरोना वायरस पर जानकारी छिपाने वाले चीन ने 3 साल बाद एकदम नया दावा करके पूरी दुनिया में खलबली मचाने की कोशिश की। उसके एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस इंसानों से शुरू हुआ हो, न कि जानवरों से, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना चीन के वुहान शहर की एक सी फूड मार्केट से फैला। लेकिन चीन के वैज्ञानिक ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल उलट दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि वुहान की जिस सी फूड मार्केट को कोरोना का ग्राउंड जीरो माना जाता है, वहां से लिए गए एक भी सैंपल में कोरोना पाया ही नहीं गया था। दावा किया गया कि जनवरी से मार्च 2020 के दौरान सी फूड मार्केट से 1300 से ज्यादा डीएनए सैंपल लिए गए थे। इनमें 457 जानवरों के सैंपल थे, लेकिन जब उन सैंपलों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई तो सारे के सारे सैंपल कोरोना नेगेटिव पाए गए। इसी आधार पर चीन के वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना वायरस वुहान की मार्केट में बेचे जा रहे मांस, मछली या जानवरों में नहीं, बल्कि वहां आए इंसानों से फैला होगा। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो चीन ही जाने, क्योंकि वो कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए अपने वहां दूसरे देशों को घुसने की इजाजत तो देता नहीं। WHO की रिसर्च टीम तक को उसने अब तक अहम डेटा नहीं दिया है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले उसने महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और महाराष्ट्र के पुणे से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि राजेश अगवाने नाम का यह आरोपी मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है और नशे की हालत में उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सीएम को उड़ाने की धमकी दी थी। उधर चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुटे हैं, जिसमें पहली बार अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल होगा। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार दुनिया के घातक बॉम्बर में शुमार अमेरिका का B-1 भी अपनी ताकत दिखाएगा। ये बॉम्बर फिलीपींस के नजदीक बसे गुआम द्वीप से उड़ान भरकर 14 अप्रैल को भारत पहुंचेगा। अमेरिका का गुआम द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और वहां पर उसकी सेना का बहुत बड़ा अड्डा है।
यही नहीं, अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस दुनिया भर में मौजूद हैं, उनमें गुआम द्वीप ही चीन के सबसे करीब है, जहां से उड़ान भरकर ये बॉम्बर भारत पहुंचेगा और फिर दोनों देश मिलकर अपनी सेना का दम दिखाएंगे। हालांकि इस मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में हो चुकी है, जहां भारतीय वायुसेना का अड्डा है। और